अपने दूसरे कार्यकाल में हर अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसकी लेगेसी कैसे डिफाइन होगी। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो ईरान युद्ध में अपने सैनिक जमीन पे उतारे या नहीं उतारे, क्योंकि यही सवाल जो है उनकी लेगेसी को डिफाइन करेगा। उनको इतिहास में कैसे याद किया जाएगा वो इसी सवाल से डिसाइड होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वॉर इज वाइंडिंग डाउन सून, बट डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं वो उन पे भरोसा करना थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। क्योंकि जब भी उन्होंने ये कहा कि वॉर इज वाइंडिंग डाउन सून, उसके साथ ही अमेरिकन सैनिक जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके मेरीन्स जो हैं वो जा रहे हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स जो हैं वो भी ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, कैसे निपटेंगे इससे? हाँ, देखिए जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी उनके पास एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए थे वो शायद कहीं नजदीक दिख नहीं रहे हैं। यहाँ इवन दावा किया जा रहा है कि हम लोग विनिंग पोजीशन में हैं, ठीक है, लेकिन जो भी उस सिचुएशन में पहुंचना है बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत वाइडन हो चुका है, ना खाली ज्योग्राफिकली बट इकोनॉमिकली ऑल्सो। तो मैं यूं कहूं कि डिप्लोमेटिकली ऑल्सो। अब देखिए कितनी कंट्रीज की डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कितनी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। कभी यूरोपियन यूनियन के लोग आपस में मिल रहे हैं, कभी जीसीसी गल्फ कंट्रीज के लोग आपस में मिल रहे हैं, कहीं जापान को यूज करने की बात की जाती है हार्मुज के लिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की है। तो 22 कंट्रीज ने नेगोशिएट किया है। इवन यूरोपियन कंट्रीज भी कह रहे हैं कि हम हार्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेना है। लेकिन आप देखिए कन्वेंशनल वॉर तो अभी तक रही नहीं है, अभी तक तो सिर्फ एयर वॉर चलती जा रही है। अगर आप कंपेयर करते हैं फरवरी 28 से और आज तक, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मैसिव कोशिश होगी कि किसी तरीके से खार्ग आइलैंड को टेक ओवर कर लें। अगर वो खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करते हैं तो जो ईरान इस वक्त स्ट्रेटेजी कर रहा है बाइडन अपनी वॉर को, वो फिर अमेरिकन उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डालने वाले हैं, क्योंकि उनका 90% ऑफ ऑयल वहां से ही, उसी एरिया से जाता है। तो उस चीज का अगर आप देखें तो इस वक्त एक सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। अब आप बात कीजिए 28 फरवरी ऑनवर्ड्स, आप यूके की ही बात देख लीजिए। कभी कह रहे हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। कभी मैं खाली डिफेंसिव एरिया में आ रहा हूं, और अब कह रहे हैं मैं आपको अलाउ कर रहा हूं अपनी कुछ एरियाज यूज करने के लिए, जब तक ये बैटल ऑफ हार्मुज का रहता है ओपन करने के लिए। तो आज जो ईरान का रिप्लाई था उसके ऊपर, जो यूएस ने अभी तक माना नहीं है, तो इमीडिएटली 2 बड़े मिसाइल्स ईरान ने डिएगो ग्रेसिया पे लगाए हैं। तो दिस वाज जस्ट टू काउंटर यूके दैट द मोमेंट यू ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन इट, आई एम गोइंग टू अटैक ऑन यू। कितना सक्सेसफुल हुआ है ऑपरेशन का नहीं है, बट मैसेज बड़ा स्ट्रांग है जी। अब खार्ग आइलैंड पे सुरेंद्र जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। खार्ग आइलैंड पे अगर अमेरिका कब्जा करता है तो वहां पे जो अमेरिकन मेरीन्स होंगे वो एक निशाना बन जाएंगे ईरान के लिए। ईरान को अपने बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक निशाना मिल जाएगा, आसान निशाना मिल जाएगा, जहां पे वो लगातार अटैक कर पाएंगे, ताकि अमेरिकन पे और वॉर ऑफ कॉस्ट जो है इम्पोज किया जा सके। ये जो फैसला है ये कोई आसानी से लिया जाने वाला फैसला नहीं है। बिल्कुल, देखो यही एक चीज है कि वो कितनी सिक्योरिटी अपने मरीन्स की लेके वहां पे रखेंगे, या वो इनसाइड जाएंगे अटैक करके उनके न्यूक्लियर वगैरह जो भी चीजें हैं, या किसी को वहां से उठाना है या क्या करना है, वो आसान नहीं है।
विद ईरान थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। और जहां तक कहा जा रहा है और हो भी सकता है, रशियन इंटेलिजेंस आ रही है उनके साथ, चाइनीज उनके साथ अपना सपोर्ट कर रहे हैं। चाइनीज ने आप देखिए कितना ग्रे मार्केट पे काम किया है ईरान के साथ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथन किया है एज फार एज ऑयल इकोनॉमी इज कंसर्न। और जो आज मैं बात कर रहा था कि जो 2 मिसाइल्स चले हैं, इनका डिस्टेंस देखिए, इट्स अराउंड 3000 किलोमीटर प्लस एरिया है। तो क्या ईरान के पास वो वाले क्रूज मिसाइल्स या मिसाइल्स हैं जो 3000 किलोमीटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हैं, जहां वो ले जा सकते हैं, या वो कोई और कंट्री का वो यूज कर रहे हैं? और अगर ये मिसाइल्स यूज हुए हैं तो मेरे हिसाब से ये बड़ा नया मिसाइल है ईरान के पास। जो अभी तक हम कह रहे थे शाहबाद है या इमाद है या इवन सुमर जो था, जो उनका सी का वो है, वो 2500 किलोमीटर मैक्सिमम था। तो अगर 3000 क्रॉस कर दिया, इट्स ए बिग बिग अचीवमेंट वेयर दे कैन रीच इनटू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट आल्सो। जो डिस्टेंस है इंडियन ओशन में, इस डियागो ग्रेशिया का जो आइलैंड है वहां पे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मैं वो देख रहा हूं। और दूसरा, इनके साथ कौन से कंट्रीज पूरा सपोर्ट करेंगे? अब ठीक है, एज फार एज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का कंसर्न है, वो उसके ऊपर वो रोड खोलना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें थ्रू नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं। देखिए, यहाँ 3 वॉर सिनेरियोस बनते हैं मेरे हिसाब से। एक तो जैसे चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और थिंग्स कीप्स ऑन मूविंग ऑन और लिंगर ऑन होता रहता है। दैट इज कंडीशन 1, जो फ्यूचर ऑफ वॉर है, जिसे कन्वेंशनल आर्क भी आप कह सकते हो। तो एक बड़ा ब्रॉड सिनेरियो है जहां दे विल मैनेज एस्केलेशन, और इनका पाथ यही होगा जो इराक के ऊपर अटैक हो रहा है, गल्फ पे हो रहा है, अमेरिकन को अपनी पोजीशंस में लेने नहीं देंगे, और वो लेबनान में पूरा अटैक करते रहेंगे। तो ये सारा चलता रहेगा, एक वाइडर कैनवस बन जाएगा, और पीपल विल स्टार्ट गेटिंग एडजस्टिंग टू 20 मुल्कों ने कहा है अब तक की रिपोर्टिंग के हिसाब से कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, वो मदद करने के लिए तैयार हैं। ये एक ईरान के ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि अब जो है मसला पूरी दुनिया एक तरफ और ईरान एक तरफ होता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तेल और गैस की कीमतें सब जगह पे बढ़ गई, कमी हो रही है। तो ये एक ईरान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हुआ। अगर 20 कंट्रीज एक साथ आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात करती हैं, तो ईरान शायद ये शर्त लगाएगा कि पहले उस पर हमले बंद किए जाएं। जी देखो, मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा था। मैं यही बता रहा था कि जो 3 ऑप्शंस की बात कर रहा था, 22 कंट्रीज आ गए हैं, लेकिन आप देखिए ईरान भी अपना नेगोशिएशंस रख रहा है। तो वो इंडिविजुअली कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं, वो अपना रिकैलिब्रेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और थ्रू इंटरमीडिएटरीज बात भी शायद हो रही होगी। पर जहां तक आप बात कर रहे हो कि वे फॉरवर्ड का है, 22 कंट्रीज है, प्रेशर हो रहा है, जो पाथ है फाइनली वो डीएस्केलेशन का है कि एक ऑब्जेक्टिव्स हो और एक वायबल अप्रोच इन्वॉल्व किया जाए। जैसे रीओपनिंग इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी नतीजे पे पहुंचना है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर। बाय पुटिंग अ प्रेशर अटैक, जो आज भी जो इनका सेंट्रल कमांड है यूएस का, वो कह रहे हैं हमने इनके पूरे एरिया वहां खत्म कर दिए हैं जहां तक उनका शोर्स का हिसाब है ऑन दिस, और वो शायद बॉम्बर्स ही यूज हुए थे जो यूके के लैंड से हुए हैं। लेकिन ये अगर जब तक बातचीत नहीं होगी, उसका रेस्पॉन्स दोबारा मेजर होगा, वापस होगा, अटैक होगा, और किस स्टेट से होता है, किस नॉन स्टेट एक्टर से होता है, तो उसमें वो बड़ा क्लेरिफाई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट करना पड़ेगा ऑन स्टेट ऑफ हार्मुज, तभी ये रिस्क खत्म हो सकता है। अदरवाइज एक मेजर एक्सीडेंट एस्केलेशन हो सकता है। तो मैं पर्सनली फील करता हूं कि एक प्रेशर आप बिल्टअप कीजिए जितना कर रहे हैं, फाइनली जो ओपनिंग डोर है इसका, वो इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस के थ्रू आपको न्यूट्रल इमीडिएटरीज यूज करने हैं। जैसे जापान अब इनडायरेक्टली बन गया, अगर आप देखिए वो यूएस के साथ भी बात कर रहा था, आज फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बात किया है। जो मीडिया को हमें पता लगा है वो तो ऑयल के बारे में बात हो रही है या स्टेट ऑफ हार्मुज की बात हो रही है,
पर जापान क्या मैसेज लेके आया है, क्या बात की होगी, वी डोंट नो। सो ये जो नेगोशिएशंस होती हैं ये बड़ी अंडर द रैप्स होती हैं और लेट पता चलती हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। पर अगर वॉर कंटिन्यू करनी है कम करने के लिए, जो इतनी वाइडन हो गई है, जिसका इफेक्ट इवन सीज फायर के बाद भी मैसिवली 1-1.5 साल तक रहता है, तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं मेजर एंगेजमेंट की जरूरत है। और तभी जी कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो भी इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दिन ये अनाउंस कर देंगे कि अब हम जीत गए हैं और हम इस वॉर को खत्म कर रहे हैं, वी आर वाइंडिंग डाउन ऑपरेशन, मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस आर ओवर, जैसा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बहुत ही ट्रेजिकली कहा था। वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके बयान लगातार कंट्राडिक्टरी होते हैं, तो वो कभी भी किसी भी वक्त जो है अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद कहेंगे। तो इजराइल की तरफ से भी लगातार ऐसी संकेत आए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो इस बात के लिए तैयार हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है। जी जी जी, वो तो कल भी देखिए, इजराइल इज सिंपली फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और जो भी वो कह रहे हैं उसकी स्टेटमेंट को वो एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन कितनी देर तक वो इजराइल को यूज करेंगे एज ए फ्रंट अमेरिका, वी डोंट नो। कल कोई और रास्ता आता है तो वो इजराइल को कहीं ना कहीं सीजफायर पे मजबूर भी कर सकते हैं। जैसे आज यूएस ने लिफ्ट कर दिए सैंक्शंस ईरान के ऑयल के। ठीक है, वो उन्होंने ग्लोबल स्टेबिलिटी लानी थी कि रेट्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे पहले रशिया का भी उन्होंने लिफ्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इज ऑल्सो बाइंग टाइम, एक्सटेंड कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपना वेपनरी भी वो इंक्रीज कर रहा है बाय इंक्रीजिंग दिस टाइम एंड मेकिंग देम बिजी इन अर्निंग मनी। ये सुरेंद्र जी, जो ऑयल का जो सैंक्शन लिफ्ट किया है ये बहुत ही टेम्परेरी मेजर है। जितना तेल ऑलरेडी टैंकर्स में लदा हुआ है उसको आप बेच सकते हैं। जो अनुमान है विशेषज्ञों का, उनके हिसाब से ये पूरी दुनिया की मुश्किल से 1 या 1.5 दिन की सप्लाई की बात है। सिमिलरली रशिया का भी जो सैंक्शन उन्होंने लिफ्ट किया उसमें भी यही कहा था कि ऑलरेडी जो टैंकर्स में कच्चा तेल लदा हुआ है उसको आप अपने अपने पोर्ट्स पे पहुंचा सकते हैं। ये कोई एक छोटा सा बहुत मामूली राहत है, जिसको कहें कि एक घड़े भर पानी में उसमें पानी की एक बूंद है। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन 30 दिन अगर आप उनको दे रहे हैं कि अपने एनर्जी प्राइसेस को देख के, या दूसरा अपना आप दोबारा री एनर्जाइज करना चाहते हो, अपने ट्रूप्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, क्योंकि एक उनके जो वॉरशिप्स हैं वो कई जगहों पे जाके अपना उन लोगों को रिफ्रेश भी करना है, सोल्जर्स को भी चेंज करना है। एक सी में भी ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं उन लोगों को, चाहे वो मरीन्स हैं चाहे वो सेलर्स हैं। तो इस चीज का अगर आप फायदा देखिएगा, एक चाइना बड़ा क्वाइट स्टेक होल्डर है इसमें। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे कि कुछ थिंक टैंक्स ने पिछले दिनों में बताया हुआ था कि जो ईरान ने एक्सपोर्ट किया है ऑयल पिछले 1-1.5 साल में टू चाइना, 80% ऑफ ईरान एक्सपोर्ट हैज गॉन टू चाइना, और 1.38 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2025 जो रफली एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि सीबॉर्न का 13.4% वो आता है। तो ये वो थिंक टैंक है, कापलक है, कि उन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स उसके बारे में बनाए हैं। तो अगर असर पड़ता है इस चीज का तो ईरान चाइना पे होता है ज्यादा, और ईरान और दोबारा रशिया और ईरान पैसा जरूर कमाएंगे इसमें, लेकिन इस चीज का जो डिस्काउंट देखेंगे, जो स्टीप चीजें जो अभी तक मिल रहा था चाइना को, उस पर कुछ थोड़ा सा असर पड़ सकता है। जैसे हम लोग बड़ा चीप ऑयल खरीद रहे थे पहले रशिया से, अब शायद उस चीज का एडवांटेज हम नहीं ले पाएंगे। तो और जो बड़ी चीज है, अगर आप रिकॉर्ड्स देखते हो ऑफिशियल चाइनीज कस्टम डाटा का, उसमें ईरानियन इंपोर्ट्स का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये सारा थिंक टैंक से कैलकुलेट किया है कि किस तरीके से China is using the gray market and advantage of these sanctions for this thing.
तो ये जो मैं बता रहा था कि ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली और आप डिप्लोमेटिकली जो मैसिवली वाइडन हो गया हुआ है, तो एक कंफ्यूजन हो रहा है। इसका एक ही रिजल्ट आ सकता है जब तक आप नेगोशिएशंस ना कीजिए, अदरवाइज मोर देन वन कंट्रीज आर नाउ इन्वॉल्वड इन दिस वॉर। तो इसका वे फॉरवर्ड बड़ा डेंजरस हो सकता है, जो मैं देख रहा हूं। उसमें बड़े मेजर एक्टर्स को आना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को आना पड़ेगा, जापान को आना पड़ेगा, न्यू दिल्ली इज आल्सो ट्राइंग टू जंप इनटू इट करने के लिए। चाइना और रशिया जब फायदा उठा रहे हैं अपनी इस चीज का, वो तो अपने, अगर कल ये सच है कि अमेरिकन 5th जनरेशन प्लेन हैज बीन शॉट डाउन बाय ईरानियंस, तो क्या कौन सा कंट्री अपना वेपन कौन सा यूज कर रहा है टू टेस्ट द अमेरिकन 5th जनरेशन प्लेन, वॉर प्लेन? तो ये सारे $100 मिलियन का वो F-35 जहाज बताया जाता है। एग्जैक्टली 35 मोर देन $300 मिलियन का। तो एक न्यू बैटलफील्ड मिल गया है वेयर मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज, स्पेशली जो डेवलप्ड वॉर सिनेरियोज में है और इन्वॉल्व हो गई हैं इसमें, अपना वेपनरी टेस्ट करने के लिए भी। और ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू नो क्या अभी न्यूक्लियर टेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि डिफरेंट कंट्रीज के पास ज्यादा डाटा आए उसका, और उसी हिसाब से वो यूरेनियम वगैरह बना के उसका एटम बॉम्ब वगैरह बना रहे। जी। तो इसीलिए वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और दूसरी छोटे कंट्रीज को वो आगे नहीं बढ़ाने देते हैं वेपनरी वगैरह करने के लिए। सो इट्स ए डर्टी गेम ऑल्सो। और इसका एडवांटेज कौन ले रहा है, कैसे हो रहा है, ये बड़ा जियोपॉलिटिक्स है और बड़ा इंटरप्ले है बिटवीन वॉर एंड मार्केट्स, आई वुड से। तो डीपर ट्रूथ जानने के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग तो बस एनालिसिस करते हैं एंड वी कैन बी 100% रॉन्ग आल्सो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस अपडेट के लिए। सारे पत्ते डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में हैं, दिखते हैं वो कौन सा पत्ता उठाते हैं और दुनिया के सामने कौन सा पत्ता खोलते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।